Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Padhaku Junction and my name is CA Payal Malhotra. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। काइंड ऑफ क्या मीनिंग होता है, क्या फीचर्स है, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स, एडवांटेजेस क्या होते हैं एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। एंड आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, यानी कि पार्टनरशिप का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। एंड आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सारी नई चीजें आज आप सीखोगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड अटेंटिवली आप सुनना। एंड यस, एक और अपडेट आप लोगों के लिए है दैट वी आर आल्सो गिविंग ऑनलाइन क्लासेस वाया गूगल मीट। यानी कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं क्लास 11th एंड 12th की, जो कॉमर्स के सब्जेक्ट है, यानी कि आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। तो जिसको भी वो डिटेल्स जाननी है आप डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिए, हमने आपके एक नंबर ड्रॉप किया है, आप वहां पे कॉल करके डिटेल्स जान सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि हमने पार्टनरशिप के बारे में जाना कि पार्टनरशिप क्या होता है। वो एक ऐसा रिलेशन पार्टनर्स के बीच में तो मिल के प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए सामने आते हैं, मिलके बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। कुछ फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हमने देखी। एंड आज अभी फिलहाल हम देखेंगे कि पार्टनर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। देखो, एक पार्टनर की क्या राइट्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ पार्टनर में हम पार्टनर की कैटेगरी को 6 में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर जो हमें देखना है। सो फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर। गाइस, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा एक्टिव मतलब इसका क्या है। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो फर्म की मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। यानी कि देखो, कैपिटल तो वो कंट्रीब्यूट करेगा ही, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा, प्लस वो मैनेजमेंट में एक्टिवली काम कर रहा है। यानी कि इसको हम वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं, कंफ्यूज हो रहा है, यानी कि जो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर, पढ़ भी लेते हैं। एन एक्टिव पार्टनर इज वन, देखो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करेगा बट पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है एंड इज लाइबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट टू द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। These partners take actual part in carrying out of a business of a firm on behalf of other partners जो actively participate करते हैं। मैंने आपको एक डिसएडवांटेज में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी कि जितने पार्टनर्स हम देखेंगे सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होगी, ये तो कांस्टेंट पॉइंट है। प्लस एक इसका एक्सेप्शन हम डिस्कस करेंगे अभी इसी अपकमिंग वीडियो में लेटर ऑन, ठीक है। अब सेकंड जो है ना वो इसका उल्टा है। अभी हमने क्या बोला, मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। अब दूसरी जो टाइप का नाम है स्लीपिंग, या फिर उसको दूसरा वर्ड बोलते हैं डोरमेंट पार्टनर। एक तरफ मैं बोल रही हूँ वर्किंग, यानी जो काम कर रहा है, दूसरा जो सो रहा है, मतलब समझ रहे हो। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है कि भाई साहब ये मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में, हालांकि कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर लेगा, प्लस इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बट ही विल नॉट टेक पार्ट इन द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। क्लियर। So partners who do not take part in the day-to-day activities of the business, उनको क्या बोलते हैं, sleeping partners। A sleeping partner, however, capital तो contribute करता है, profit and loss share करता है, although की भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है। तीसरा क्या है, सीक्रेट पार्टनर। नाम से ही समझ जाओ, यानी कि पार्टनर तो है, सीक्रेटली है, यानी कि पब्लिक को नहीं पता। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है ABC, पब्लिक को क्या पता है कि भाई साहब सिर्फ A और B पार्टनर है, C पार्टनर नहीं है। बट एक्चुअल रियलिटी क्या है कि C भी पार्टनर है, और पार्टनर है तो यानी कि वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर कर रहा है, उसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बट पब्लिक को ये नहीं पता कि वो पार्टनर, यानी कि ही इज वर्किंग सीक्रेटली और मैनेजमेंट में भी सीक्रेटली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। तो अ सीक्रेट पार्टनर इज वन whose association with the firm, यानी कि वो फर्म से जो जुड़ा हुआ है, वो जनरल पब्लिक को नहीं पता कि भैया ये भी पार्टनर है। अदर देन दिस डिस्टिंक्ट फीचर,
सारे के सारे एस्पेक्ट्स बाकी पार्टनर की तरह ही है क्या, वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी इसकी भी रहेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है नॉमिनल पार्टनर, यानी कि सिर्फ नाम, नॉमिनल मतलब कहने के लिए। क्यों, आप ये समझो नॉमिनल का मतलब ये है कि जिसने सिर्फ अपना नाम यूज करने के लिए हमें दिया है, यानी कि पब्लिक को तो हम बताते हैं कि भाई साहब डी भी हमारा पार्टनर है, पर डी बस नाम के अलावा उसने कुछ नहीं कर रखा, यानी कि उसने सिर्फ आपको अपना नाम यूज करने के लिए दिया है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। जनरली ये कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर नहीं करेगा। गाइस क्या इसकी भी लायबिलिटी नहीं होगी? ऑफ कोर्स, एक पार्टनर है तो इसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। फिर से एक बार इसको देखते हैं। नॉमिनल पार्टनर का मतलब वो पार्टनर जिसने फर्म को अपना नाम यूज करने के लिए दिया है, इसके अलावा वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करता, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर नहीं लेता, जनरली ले भी सकता है नाम के उससे, बट मैं मैक्सिमम केस में बता रही हूँ। प्लस लायबिलिटी तो इसकी फिर भी अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। So a nominal partner is one who allows the use of his or her name by a firm. Allowed करता है अपना नाम यूज करने के लिए, but does not contribute to capital या फिर does not take active part in the management, part भी नहीं लेता मैनेजमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करता। बट गाइस जैसे बाकी पार्टनर्स लाइबल है अदर पार्टीज को, थर्ड पार्टीज को, ऐसे ही ये भी लाइबल है, इसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, मैं प्रीवियस वीडियो में खूब बताया है, एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ अगर आप भूल गए तो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, यानी कि आपकी लाइबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं है ना। लाइबिलिटी क्या होता है आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, हमारा कोई भी ऑब्लिगेशन होता है पे करने का, दैट इज लाइबिलिटी। आप स्कूल जाते हो, आपके पेरेंट्स का आपका ऑब्लिगेशन है स्कूल को स्कूल फीस पे करने का, दैट इज लाइबिलिटी ऑफ योर्स या फिर आपके पेरेंट्स की। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब अगर मैं समझाऊं, यानी कि जो शेयर आपने बिजनेस में लगाया ज्यादा से ज्यादा वो डूब सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस के असेट्स है, यानी बिजनेस में जो अपना पैसा लगाया है, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू पे द आउटसाइड लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो आपके बिजनेस में आपने लोन लिया था एंड अराउंड 50 lakhs का लोन था। अब लाइबिलिटी जब आपको रीपे करनी है, आपके बिजनेस का सारा कुल मिला के सारा इनकम 40 लाख बन रहा है, यानी कि 10 लाख का शॉर्टेज है ना। तो जो 10 लाख है वो अब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि वो शेयर भी चला गया प्लस आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी खतरे में है, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर। अब नेक्स्ट, पार्टनर बाय एस्टॉपल। मुझे जितना लगता है ना बच्चों के इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है कि पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या है। अब पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब पता है क्या है, मतलब वो बंदा जो पार्टनर तो नहीं है बट ना उसकी सारी हरकतें मिला के सारी पार्टनर जैसी है, मतलब वो सबको यही, जो जनरल पब्लिक है या कोई भी डीलिंग हो तो ये दिखाता है कि मैं पार्टनर हूँ। ऐसा आप जब दिखा रहे हो तो फिर लायबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। थर्ड पार्टी को अगर ये लग गया कि आप यहाँ के पार्टनर हो तो फिर आपकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी, आपको भी पार्टनर मान लिया जाएगा, है ना। दैट इज कॉल्ड पार्टनर बाय एस्टॉपल, जो सामने वाले को, थर्ड पार्टी को अपनी हरकतों से ये यकीन दिलाता है कि भाई साहब मैं भी पार्टनर हूँ, दैट इज कॉल्ड पार्टनर बाय एस्टॉपल। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल भी आपको उसका दूंगी जो आपकी एनसीईआरटी बुक में। So a person is considered a partner by estoppel if through his or her own initiative, कंडक्ट और बिहेवियर, यानी हम खुद अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से, अपने इनिशिएटिव से ये सामने वाले को इम्प्रेशन देते हैं कि यार हम भी इस फर्म के पार्टनर है। तो यानी कि सच पार्टनर्स आर हेल्ड लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की जो लाइबिलिटीज है उसमें अब उनका भी कर्तव्य बन गया, उनकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बिकॉज द आईज ऑफ थर्ड पार्टी, सामने वाले की नजरों में आपको उसने पार्टनर मान लिया क्योंकि आप ऐसा दिखा रहे थे, हालांकि ये आपका कोई लेना देना नहीं, आप एक्चुअल में पार्टनर नहीं हो, आपने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करी, आप मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते, आप प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं करते, बट स्टिल आपको पार्टनर मान के आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले को यकीन दिलाया कि आप भी पार्टनर हो। एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी बुक में
है फॉर एग्जाम्पल, नाम तो मुझे याद नहीं है, आपका नाम फॉर एग्जाम्पल आप अमन हो, ठीक है, आप पार्टनर हो, ठीक है, एबीसी फर्म के, एंड आपने अपने फ्रेंड सुमित को साथ लेके जाने का सोचा, आपने बोला चल यार साथ चलते हैं बिजनेस मीटिंग में, और साथ गए, सुमित ऐसे बिहेव कर रहा है वहां पे, इतना नेगोशिएशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, सो उसको खुद का बिजनेस हो, सामने वाले बंदे ने फाइनली उनको लोन दे दिया या फिर डील फाइनल होगी, तो इस केस में आप भी लाइबल, यानी कि सुमित भी लाइबल हो जाएगा किसको, एबीसी लिमिटेड की तरफ से सामने वाली पार्टी को, ठीक है। अब आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसका मतलब क्या है, देखो अभी हमने क्या देखा पार्टनर बाय स्टॉपल में, इस बंदा खुद ऐसा दिखा रहा है कि आप मतलब वो पार्टनर है, इसका जस्ट उल्टा, तो उल्टा क्या हो गया, यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे जो रिमेनिंग है यानी कि फर्म आपको दिखा रही है कि भाई साहब ये बंदा पार्टनर है, पहले तो आप बोल रहे थे कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, इस तरह से दिखा देते, अब फर्म आपको दिखा रही है कि भाई साहब ये हमारे पार्टनर, बट एक्चुअल में नहीं हो, यानी कि आप क्या हो गए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और इस सिचुएशन में अगर आपने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, चुप रहे और हामी भी भर दी, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको फिर पार्टनर मान के आपकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सामने वाले बंदे को तब यही लगा कि आप भी पार्टनर हो। अगर आपको सिचुएशन से बचना है तो जिस टाइम पे इंप्रेशन दिया जा रहा है कि आप भी पार्टनर हो, उस टाइम पे आप मना कर दो, डिनाई कर दो कि नहीं, उस टाइम पे सब ये इस टाइम पे फिर आपको नहीं दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन हु तो इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, ऑल्दो ये पार्टनर तो नहीं है, but knowingly allows himself or herself to be represented as a partner in the firm। तब क्या हुआ, a partner by holding out is a person who is not a partner in a firm नहीं है, but knowingly allows himself herself to be represented as a partner, allow कर देते दूसरे बंदे को ये दिखाने के लिए कि भैया मैं ही पार्टनर हूँ, तो such a person becomes liable outside creditors for repayment of any debts which have been extended to the firm on the basis of such representation। इस representation की वजह से जो भी डेट्स अराइज हो रहे हैं फर्म के, उसमें आपको भी लाइबिलिटी बना दिया जाएगा, आपकी भी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। देखो इन केस ही इज नॉट रियली अ पार्टनर, और इस सिचुएशन से खुद को बचाना चाहता है लाइबिलिटी से, तो वो क्या करेगा, ही शुड इमीडिएटली इश्यू अ डिनायल, इमीडिएटली क्या करेगा, मना करेगा, क्लैरिफाई करेगा कि भाई साहब मैं पार्टनर ही नहीं हूँ। तो इफ इट डज नॉट डू, अगर आप नहीं करते तो भैया आप भी थर्ड पार्टी को उस डील के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी भी लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अब हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े, एक उसका समरी क्रक्स जिसे बोल सकते हैं, यानी जो पहले आपने जब पढ़ लिया तो यहाँ से आप एक बार फटाफट से गो थ्रू कर सकते हो, सारा आपको रिफ्रेश हो जाएगा, यानी कि की पॉइंट्स तो सारे यही है। देखो एक्टिव पार्टनर में मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर करता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बट एक्स्ट्रा पॉइंट क्या हो जाता है कि मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट, यानी कैपिटल कंट्रीब्यूट, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनलिमिटेड। अब स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर इसका उल्टा, यानी कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसके अलावा सब कर रहा है, यानी कि कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर कर रहा है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट में पार्ट ले रहा है बट सीक्रेटली ले रहा है, हाँ उसके अलावा सब कुछ सेम है, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, भाई साहब नॉमिनल पार्टनर का मतलब सिर्फ नाम अलाउ किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया था, बट लायबिलिटी तो भैया फिर अनलिमिटेड ही होगी, लायबिलिटी अनलिमिटेड, प्रॉफिट में नहीं शेयर ले रहा, मैनेजमेंट पार्ट नहीं कर रहा, कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। पार्टनर बाय स्टॉपर वो भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा कैपिटल में, मैनेजमेंट में भी पार्ट ले रहा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर नहीं ले रहा, बट लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड हो जाएगी बिकॉज उसने ऐसी हरकतें की जिसके सामने वाले को क्या लगा कि आप भी पार्टनर हो। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ये कुछ भी नहीं करता बट फिर भी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसने सामने वाले को अलाउ किया कि बताने के लिए कि भैया हम भी पार्टनर हैं, नहीं करना था ना फिर मना कर देते, बचना था तो नहीं करा तो फिर आ जाओ। अब एक इम्पोर्टेंट नोट जो मैं आपको बताऊंगी, दैट इज अ माइनर एज अ पार्टनर, का मतलब क्या है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था अभी, जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में, उनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, बट एक एक्सेप्शन इसका माइनर ही है। डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो माइनर एज अ पार्टनर, माइनर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताओ। माइनर का मतलब जनरली जो 18 साल की उम्र से नीचे है, यानी जिसने 18 साल की उम्र को अटेन नहीं किया, ही विल बी कॉल्ड एज अ माइनर।
आप लोग 11th में पढ़ रहे हो, मोस्टली आप सारे माइनर ही हो, 60-70, आप भी सब माइनर हो, ठीक है। अब जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो इसमें एक एग्रीमेंट बनता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के सारी चीजों के बारे में एक एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या मतलब एवरीथिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, वो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें बताता है। ये गवर्नमेंट ने बनाया एक्ट। अब उस एक्ट के तहत ये लिखा हुआ है कि एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए इन एलिजिबल है, यानी कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। ऑल्दो पार्टनरशिप में अलाउ किया कि कोई बात नहीं, आप माइनर को, वैसे तो इनकम्पिटेंट है नहीं कर सकता, बट माइनर को आप पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हो। बट सिर्फ कब कब कर सकते हैं, जब बाकी सारे पार्टनर्स एग्री करें। और जब भी आप माइनर को एज अ पार्टनर एडमिट करोगे पार्टनरशिप में, तो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, यानी प्रॉफिट में शेयर लेगा, लॉस में शेयर नहीं लेगा। लायबिलिटी उसकी क्या होगी, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब जो कैपिटल वो लेके आया है बिजनेस में, ज्यादा से ज्यादा उसका उतना पैसा डूब सकता है। उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते भाई साहब अभी भी लाइबिलिटी बची हुई है, आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लाओ ताकि हम रीपे कर पाए। नहीं, यू कैन नॉट आस्क, ठीक है। यानी कि माइनर सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर लेता है, लॉस में लेता है, और उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। अगर उसका मन करेगा तो वो क्या करेगा, जो फर्म के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अगर उसको नॉलेज होगी ऑफ कोर्स, अगर उसको नॉलेज है तो वो उन सब चीजों को भी इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई उसे मना नहीं कर सकता, ठीक है। ये तो हो गई माइनर होने की बात। अब जब वो मेजर जब वो 18 की एज को अटेन कर लेगा, तब क्या होगा, अब उसका स्टेटस चेंज होगा। कैसे, देखो 18 साल जैसे ही वो एक्वायर करेगा, अटेन कर लेगा, उसके 6 महीने के अंदर अगर वो चाहता है फुल फ्लेज पार्टनर बनना, तो वो एक पब्लिक नोटिस आपको दे देगा कि यस नाउ आई वांट टू बी फुल फ्लेज पार्टनर, यानी कि डिक्लेरेशन वो दे देगा, ठीक है। और अगर उसको नहीं भी बनना, नहीं कंटिन्यू करना, तब भी वो बताएगा उन्हीं 6 महीनों में, यानी 18 साल की उम्र को अटेन करने से नेक्स्ट जो 6 मंथ्स है उसके अंदर उसको बताना पड़ेगा कि यस आई एम विलिंग टू बी अ फुल फ्लेज्ड पार्टनर। और अगर नहीं बनना तो उस केस में भी वो बताएगा कि दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। अब अगर 6 महीने में वो साइलेंट रहा, उसने कुछ नहीं बताया, तो क्या मानेंगे, तो हम ये मानेंगे कि दैट ही इज रेडी टू बी अ फुल फ्लेज्ड पार्टनर। उसका स्टेटस चेंज करके माइनर पार्टनर से फुल फ्लेज्ड पार्टनर, जैसे बाकी पार्टनर होते हैं वैसे उसका कर दिया जाएगा। फिर उसकी लाइबिलिटीज भी अनलिमिटेड हो जाएंगी, क्लियर। फिर वो लॉस में भी शेयर करेगा। तो आइए फटाफट पढ़ लेते हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, बट एक रीडिंग भी इम्पोर्टेंट है। The partnership is based on legal contract between two persons who agree to share प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम, यानी कि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। यानी कि अगर मैं एज अ माइनर की बात करूं तो जनरली वो क्या होता है, इनकम्पिटेंट होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, देयरफॉर ऐसे तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। बट एक एक्सेप्शन दिया कि यस आप अलाउ तो कर सकते हो उसको पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर बनने के लिए, बट सबसे पहले तो आपको बाकी सारे अदर पार्टनर से पूछना पड़ेगा। और अगर आप माइनर को लेके आ रहे हो तो सिर्फ उसका पार्ट बेनिफिट्स में होगा, लॉसेस में नहीं होगा। और इस सब सिचुएशंस में उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। यानी कि जो भी कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट किया है फर्म में, ज्यादा से ज्यादा वो डूब सकता है, उससे आगे आप उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं मांग सकते। they will not be eligible to take an active part in the management। ये क्यों बोला, देखो एक तो लॉजिक आप ये समझ लो। अब देखो उसकी लाइबिलिटी हमने बोला लिमिटेड है, ठीक है। अब लिमिटेड उसके बाद भी उसको अलाउ करेंगे, भाई साहब आप बताओ हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या ये सही रहेगा। मतलब वो अगर गलत डिसीजन लेता है तो बाकी सब तो फंस जाएंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी में, वो भाई साहब लिमिटेड लाइबिलिटी में निकल जाएंगे। तो एक तो रीजन ये हो सकता है क्योंकि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो उसे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना ठीक नहीं। फिर वो कोई डिसीजन लेगा उसके बेस पे, अगर वो गलत हो गया तो बाकी सबकी लाइबिलिटी आ जाएगी, ये बच जाएगा। सेकेंड, सिंस इज अ माइनर, 18 से नीचे है, तो एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा नॉलेज भी हो सकती है बट वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये सोच के बच्चा है, उस तरह का मैच्योरिटी लेवल नहीं है, तो उसे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट
नहीं करना चाहिए, तो एक ये भी रीजन हो सकता है। तो यानी कि कहने का मतलब माइनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है। अब एक माइनर जो है सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर करेगा, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि भाई लॉसेस में भी शेयर कर, नहीं। और जब उसका मन करेगा, यस, वो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है। अब द स्टेटस ऑफ अ माइनर चेंजेस व्हेन ही अटेन्स मेजॉरिटी। In fact, on attaining majority, the minor has to decide whether he would like to become a partner in the firm. उसको decide करना पड़ेगा जैसे वो majority में आएगा, यानी कि मेजोरिटी अटेन करेगा, उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। जो भी उसका डिसीजन होगा विद इन 6 मंथ्स, जो जब भी वो 18 का हुआ उसके नेक्स्ट 6 मंथ में उसे बताना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो भी टाइम दिया यानी कि 6 मंथ, तो उसको क्या करेंगे, हम एक फुल फ्लेज्ड पार्टनर मान लेंगे और अब उसकी भी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड, जैसे कि बाकी सारे पार्टनर्स की है। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि क्या क्या मतलब पार्टनर टाइप्स क्या होते हैं पार्टनर के, फिर माइनर जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस, माइनर को एज अ पार्टनर अगर एडमिट करते हैं तब क्या होगा, क्या करना अलाउड है, ये सब चीजें हमने देख ली। अब आते हैं पार्टनरशिप के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखो, जो पार्टनरशिप के टाइप्स है इसको हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो के बेसिस पे। ड्यूरेशन के बेसिस पे पार्टनरशिप के अलग टाइप है, यानी कितना टाइम चलेगी, लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी अनलिमिटेड होगी, उसके बेसिस पे भी दो टाइप्स है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। सबसे पहले होता है ड्यूरेशन, मतलब कितना टाइम, टाइम पीरियड के बेसिस पे। सबसे पहले पार्टनरशिप एट विल एंड सेकेंड इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। शब्दों को समझो, शब्दों से ही मतलब समझ आ जाएगा। अब पार्टनरशिप एट विल क्या है, तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है, हमारी इच्छा पर डिपेंड है। जब किसी का मन करेगा नोटिस देने का कि नहीं अब नहीं चलानी, तो उस टाइम बंद हो जाएगी। यानी कि ये जो ये जो पार्टनरशिप है ये विल पे डिपेंड करती है, हमारी इच्छा पे डिपेंड करती है। जब तक सारे पार्टनर्स एग्री है तब तक चलती रहेगी। बीच में कभी भी किसी भी एक पार्टनर ने बोला कि नहीं अब कंटिन्यू नहीं करनी, तो उसी टाइम पे वो पार्टनरशिप का एंड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। So this type of partnership exists at the will of the partner. It can continue as long as partners want and is terminated जब भी कोई पार्टनर क्या करेगा, नोटिस देगा विड्रॉल का फ्रॉम पार्टनरशिप टू द फर्म। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, पर्टिकुलर यानी कि ये जो पार्टनरशिप किस लिए बनाएगी, कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, कोई सोसाइटी बनानी है, या कोई और प्रोजेक्ट है, सिर्फ उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने पार्टनरशिप की थी। यानी कि फिर मतलब क्या हो, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा आपकी पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। देखो, अब जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह लेते हैं उसका भी टाइम पीरियड होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम नेक्स्ट 6 मंथ में करेंगे, इसलिए हम पार्टनरशिप में आए। पार्टनरशिप एंड कब हो जाएगी, या तो जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अब मुझे ये बताओ, अब समझने की बात है, कोई नहीं बताएगा इसलिए बहुत डिटेल में आपको बता रही हूँ। देखो, अब मान लो आप ए बी सी तीनों मिलके तीनों ने पार्टनरशिप करी, क्यों, क्योंकि आपको एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना था, तो इसलिए तीनों ने मिलके पार्टनरशिप की। इसे क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। कौन सी, पर्टिकुलर वाली, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब हमें टाइम मिला था बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का, कितना, 6 मंथ्स। ठीक है। अब 6 मंथ में हमें कंप्लीट करके दे दी थी। अब मुझे ये बताओ, अगर हमारी जो बिल्डिंग है वो 5 महीने में कंप्लीट कर दी, और पीरियड तो क्या दिया था, 6, आप थोड़ी किया 5 महीने में कर दी, 5 महीने में कर दी, बट वो तो क्या था, मैक्सिमम पीरियड था। तो अब क्या होगा ना, पार्टनरशिप 5 महीने में खत्म हो जाएगी। 5 महीने जैसी मतलब हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई, फिर एबीसी की पार्टनरशिप खत्म, बिल्डिंग होगी पूरी, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या लूं, हमें टाइम पीरियड हमने जो मतलब सोचा, मतलब जो डिसाइड हुआ था, दैट वाज 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर कंस्ट्रक्ट करनी है, इसलिए हमने पार्टनरशिप बनाई थी। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई 7 मंथ्स में, तो उस केस में क्या होगा, यानी कि अब 7 मंथ्स का वेट नहीं करेंगे तब पार्टनरशिप एंड होगी, नो। वो टाइम पीरियड तो लैप्स हो गया ना, जो आपने स्टिपुलेट किया था, जो आपने डिसाइड किया था, वो टाइम पीरियड एंड होने के बाद भी वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वेट नहीं करेंगे प्रोजेक्ट का, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी पहले हो जाए, या तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट पहले हो जाए या फिर वो
टाइम बीत जाए, जो भी पहले होगा तभी पार्टनरशिप का एंड हो जाएगा, ठीक है। The partnership formed for the accomplishment of a particular project, say construction of a building or an activity to be carried on for a specific time period, is called particular partnership. Okay? It dissolves automatically when the purpose for which it was formed is fulfilled. या तो वो purpose fulfill हो जाए या फिर वो time duration जो decide किया था वो expire हो जाए, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के बेसिस। अब आप ध्यान से सुनना, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? ड्यूरेशन के बेसिस पे दो होती है, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप, वो कौन सा? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी दो होती है, एक तो जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है हमें पता है भैया, कोई अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सबकी, है ना? सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। दैट इज अ जनरल पार्टनरशिप जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। स्पेशल क्या है इसमें? एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब अभी देखते हैं, पहले जनरल को कब। So in general partnership, the liability of partners is unlimited and joint. मैंने आपको बताया था। The partners enjoy the right to participate in the management. हाँ जी करेंगे। Their acts are binding on each other. एक वो जो भी काम करते हैं वो दूसरों पे भी बाइंडिंग हो, दूसरे पार्टनर्स पे प्लस फर्म पे भी बाइंडिंग होगा, है ना। इस पर्टिकुलर फर्म का रजिस्ट्रेशन जो होता है दैट इज ऑप्शनल, आपकी मर्जी है, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, यानी अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो उस केस में इस पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी ना, वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। फिर आपको आप चाहो तो रिमेनिंग पार्टनर्स मिलके एक नए एग्रीमेंट के साथ पार्टनरशिप बनाते हो, है ना। बट पिछली वाली पार्टनरशिप तो खत्म हो गई। लुनेसी का मतलब क्या होता है? कोई पागल। लुनेसी मतलब अनसाउंड माइंड होना, पागल होना। इसके लिए एक और वर्ड होता है इंसेन। इंसॉल्वेंसी वही बैंकरप्ट हो गए आप। एंड इसका मतलब क्या होता है? कंगाल होना, यानी कि आपकी लाइबिलिटीज आर मोर देन योर असेट्स। उस केस में आपको कोर्ट ना आपको बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को छोड़ के जा रहा है तो उस केस में ये वाली पार्टनरशिप एंड पे आ जाती है। हालांकि चाहे तो म्यूचुअली बाकी पार्टनर्स एक फ्रेश एग्रीमेंट के साथ वापस पार्टनरशिप बना सकते हैं। हालांकि बट पिछली पार्टनरशिप पिछला एग्रीमेंट तो एंड हो गया। सेकेंड टाइप दैट इज इम्पोर्टेंट वो है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब आप समझो यहाँ पे मेन चीज क्या होती है। लिमिटेड का मतलब लाइबिलिटी से बात करें, क्योंकि क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हो? लाइबिलिटी के बेस। तो इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होगा आपको समझना है कि यहाँ पे एक पार्टनर की तो होगी अनलिमिटेड, एटलीस्ट एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड होगी होगी। बट ये बाकी जितने पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी को हम लिमिट लगा देंगे, यानी कि बाकी सबकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड। फिर से लिमिटेड पार्टनरशिप में एक पार्टनर एटलीस्ट जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी एंड रिमेनिंग पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी। उसको हम लिमिटेड पार्टनरशिप। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस भी पार्टनर की लाइबिलिटीज लिमिटेड है उन पार्टनर्स को मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। अब आप सोचो क्यों, मैंने आपको अभी बताया था। अब उसकी तो लाइबिलिटी लिमिटेड है, वो मैनेजमेंट में पार्ट करेगा, डिसीजंस लेगा, कुछ गलत ले दिया तो लाइबिलिटी तो उस बंदे की अराइज होगी ना। तो क्यों अलाउ करेगा? वो कहेगा भाई साहब लाइबिलिटी मेरी, मुझे भी तुम लोग। नहीं नहीं, अगर लाइबिलिटी मेरी है तो फिर डिसीजन भी मैं ही लूंगा, मैं अलाउड नहीं है। दैट इज लिमिटेड पार्टनरशिप। Limited partnership, the liability of at least one partner is unlimited, whereas the rest may have limited liability. Such a partnership does not get terminated with the death, lunacy or insolvency of limited partner. यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि लिमिटेड पार्टनर की डेथ होने से, लुनेसी होने से या फिर इंसॉल्वेंट होने से पार्टनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खत्म नहीं होगी। क्यों? अनलिमिटेड वाला मेन है भाई, यहाँ पे अनलिमिटेड कुछ नहीं होना चाहिए। तो द लिमिटेड पार्टनर डू नॉट एंजॉय द राइट टू मैनेजमेंट, उन्हें कोई राइट नहीं होता लिमिटेड वाले को। एंड द एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म और द अदर पार्टनर। रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपल्सरी, बट यस इस पर्टिकुलर लिमिटेड पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना इज मैंडेटरी। अब आप सोचोगे लिमिटेड पार्टनरशिप क्यों आई? क्यों आई? देखो, जब कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है, पैसे की जरूरत है, और अब मैं किसी सामने वाले को बोले यार तुम मेरे को 50 लाख दे देगा, यार मेरे को पार्टनर बना, अब वो उस डर भी जाएगा भाई साहब पार्टनर बना दो तो लाइबिलिटी मेरी अनलिमिटेड हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा।
ये ऐसा होता था। तो ये इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये सामने वाला बंदा कैपिटल के लिए पार्टनर बन सकता है, बट उसकी लायबिलिटी हमने क्या कर दी, लिमिट कर दी है ना। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मैंने आपको बताया था। अब दो लोग मिलके साथ में आ रहे हैं, दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलके साथ में आ रहे हैं, तो भैया लड़ाई तो होगी। जहाँ आदमी वहां लड़ाई, कोई बात है, जहाँ दो बर्तन वो बजेंगे तो है ही। तो वैसे ही इंसानों का है, जहाँ एक से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो फिर लड़ाई तो देखो होगी, मिलके कर रहे हैं सब चीज। तो पार्टनरशिप डीड उसका एक मतलब सॉल्यूशन है, छोटा सा बताती हूँ। अब आप एक चीज बताओ, अब दो लोग मिलके फॉर एग्जांपल, और आप और आपका दोस्त अब बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? अब आप दोनों को क्या करना चाहिए सेफ साइड चलने के लिए, आप दोनों मिलके सारे जो इश्यूज हो सकते हैं, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर लॉस रेशियो क्या होगी, आपका कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करोगे, आप इन्वेस्टमेंट क्या है, सब कुछ। अगर कोई वर्क मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी सैलरी क्या होगी, कोई पैसे बीच में निकाल रहा है तो उसमें देना पड़ेगा कि नहीं। बहुत सारी चीजें होती है जो भी हमें इश्यूज लगते हैं, हम उन सबको मिल के डिस्कस करें, उन सब पे उसी टाइम कंक्लूजन निकाले, तो हमारे लिए क्या होगा, फर्दर में लड़ाई के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले डिसाइड कर लिया है। उसे ही क्या बोलते हैं, एक एग्रीमेंट मतलब हमने कर लिया था। अब देखो, ये ओरल भी हो सकता है, ये रिटर्न भी हो सकता है। ओरल के केस में क्या प्रॉब्लम है, आपने ओरल किया तो एविडेंस तो नहीं माना जाएगा, शब्द थोड़ी अब दिख रहे हो तो उड़ गए, है ना। अब हो सकता है सामने वाले पार्टनर को कंफ्यूजन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपने बोला 10,000 सैलरी देंगे और वो भाई साहब कह नहीं नहीं तुमने तो 20,000 बोला था। अब आप उस चीज को कैसे प्रूव करोगे, क्योंकि ओरल का तो कोई एविडेंस नहीं है। तो इसीलिए ओरल और रिटर्न दोनों कर सकते हैं, बट आपको मतलब प्रेफरेबली ये प्रेफर किया जाता है कि आप रिटर्न में करो। क्यों, तो रिटर्न का एक एडवांटेज है कि एज एन एविडेंस वो काम करता है। वही आप और आपके फ्रेंड ने अगर रिटर्न किया होता तो आपके साथ क्या होता, जब वो कह रहा था 20,000 तो आप उसको दिखा देते भाई साहब 10,000 का देख ले तूने भी साइन किया। तो वहां पे आप बच जाते, एविडेंस दिखा सकते थे। दैट इज जो रिटर्न वाला एग्रीमेंट होता है उसे ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा। अब पार्टनरशिप इज अ वॉलेंट्री, जबरदस्ती का तो नहीं है, आप खुद मिलके आए सारे कि हाँ हम सारे मिलके काम करेंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव को पाएंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। So in order to enter into a partnership, a clear agreement with respect to the terms, conditions, and all aspects concerning the partners is essential so that there is no misunderstanding later among the partners. Agreement तो बहुत जरूरी है, clear सारे terms, condition, aspects डिस्कस करो ताकि फ्यूचर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आप लोगों की लड़ाई ना हो। So such an agreement can be oral or written, even though it is not essential to have a written agreement, but ये advise किया जाता है कि भाई सब रिटर्न करो ताकि ये एविडेंस की तरह आपके लिए काम आए। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन को स्पेसिफाई किया जाता है पार्टनरशिप से रिलेटेड, उसको ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। एंड क्या क्या कवर करते हैं पार्टनरशिप में, जनरली वो लिख दिया, और भी चीजें हो सकती है आपकी सोच समझ से, तो ये नॉर्मल पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे। पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट, क्या क्या इंक्लूड होता है मैं बताती हूँ। नेम ऑफ द फर्म, हाँ जी, एबीसी एंड कंपनी नेम ऑफ द फर्म हो गया। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका, लोकेशन कहाँ पे है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ड्यूरेशन क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट कितना कितना लोग लाए हैं, सबकी कैपिटल कितनी है वो लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस होंगी, सैलरी किसी को देनी है, विड्रॉल्स होंगे तो एडमिशन, किसी को कोई नया बंदा ज्वाइन करना चाहता है तब के कंडीशंस होंगे, कोई छोड़ के जाना चाहता है। एक्सपल्शन क्या होता है, एक्सपल्शन का मतलब होता है वैसे धक्के मार के निकालना, यानी कि हम उसको बोले भाई छोड़ दे हमारी फर्म, दैट इज कॉल्ड एक्सपल्शन, निकालना। कैपिटल आप समझते हो, जो कैपिटल पैसा लेके आया बिजनेस का इंटरेस्ट हम देंगे, अगर वो पैसे को निकाल रहा है दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग उस पे। अगर फॉर्म हमें क्लोज करनी है, डिसॉल्व मतलब खत्म करनी है, तो उस केस में क्या प्रोसीजर होगा। अकाउंट्स जो आप पढ़ रहे होगे अकाउंट्स, तो अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी ऑडिट कैसे करानी है, डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करना है, ये सारे कई सारे पॉइंट्स है जो हम पार्टनरशिप में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी पॉइंट्स हो सकते हैं, दिस आर जनरल पॉइंट। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए। हम जनरल वाली बात करेंगे कि जनरल पार्टनरशिप जो हम डिस्कस कर रहे थे लंबे टाइम से, जनरल पार्टनरशिप में हमने पढ़ा कि जो रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन आपका कंपल्सरी नहीं है।
मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप करा सकते हो कभी भी का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिन आप पार्टनरशिप बना रहे हो आपको उसी दिन रजिस्टर कराना है, आप उस दिन भी करा सकते हो और आगे जब आपकी पार्टनरशिप चल रही है आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। बट रजिस्ट्रेशन कराने से क्या फायदे होंगे, तभी तो आपका मन करेगा कराने का। तो फायदे क्या रजिस्ट्रेशन कराने से, यानी ये कह सकते हो कि नई रजिस्ट्रेशन कराते तो क्या नुकसान है, नुकसान ज्यादा फोकस करता है हमें ना, तो वो सुनते हैं। तो अगर हम अपनी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो क्या होगा। पार्टनर हो आप और आपकी फर्म है, ठीक है। तो पार्टनर अपनी फर्म पे कभी केस नहीं कर सकता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट। फर्म को कोई दिक्कत अपने पार्टनर से वो केस नहीं कर सकती, सेकेंड पॉइंट। और फर्म किससे डील करती है, थर्ड पार्टी से, बाहर वाले लोगों से। और फर्म थर्ड पार्टी को भी केस नहीं कर सकती। बट याद रखने वाली चीज है, हमेशा कंफ्यूज मत होना। सामने वाली जो पार्टी है यानी कि थर्ड पार्टी फर्म को केस कर सकती है, बट फर्म का कोई राइट नहीं है केस करने का। दैट इज अ डिसएडवांटेज अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, पढ़ लेते। The registration of a partnership firm means the entering the firm's name. Registration का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार होता है फर्म्स का, ठीक है। वो बंदा वो क्या करता है, एक रजिस्टर मेंटेन करता है और जितनी भी पार्टनरशिप्स है उन सबके नाम उसमें एंटर करता है। जब भी वो एंटर कर देगा यानी कि हमारी फर्म अब रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है? ऐसे तो जब आप बताओगे नहीं तो दुनिया भर की फर्म होगी, बट वो बता रहे हैं कि यस हमने क्रिएट करी है, यानी कि आपने उसको रजिस्टर करा लिया। So, registration of a partnership firm means the entering of the firm's name along with the relevant prescribed particular जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, हमने क्या करा, रजिस्टर में एंटर करा लिया। और वो रजिस्टर कौन मेंटेन करता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो ये कंक्लूसिव एविडेंस या प्रूफ है कि हाँ यस हमारी फर्म एग्जिस्ट करती है क्योंकि हमने उसको रजिस्टर करा लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑप्शनल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड। ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। बट यस अगर फर्म रजिस्टर नहीं कराती तो कुछ बेनिफिट उसको नहीं मिल पाएंगे। क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो। सबसे पहला, एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर कभी भी केस नहीं कर सकता, किसमें, फर्म पे, और या फिर अदर पार्टनर्स पे कभी केस नहीं कर सकता। फाइल सूट का मतलब होता है केस करना। सेकेंड, फर्म जो है हमारी वो थर्ड पार्टी को कभी भी केस नहीं कर सकती। एंड तीसरा, फर्म अपने पार्टनर्स पे कभी केस नहीं कर सकती। डिसएडवांटेज अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर। तो इन व्यू ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंसेज जनरली ये एडवाइस किया जाता है कि भाई साहब आप फर्म का रजिस्टर करा ही लो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्लास जब ये पार्टनरशिप डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप्स जितनी भी होती है इंडिया में उसको कौन गवर्न करता है, कौन रेगुलेट करता है, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930, ठीक है। The partner may get the firm registered with the registrar of firms of the state in which the firm is true। आपकी फर्म दिल्ली में है तो आप दिल्ली के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाओगे, हरियाणा में तो हरियाणा के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में जाओगे। जिस स्टेट में आपकी फर्म खुली है, सिचुएटेड है, वहीं के स्टेट के रजिस्ट्रार से आप बात करोगे और अपनी फर्म को रजिस्टर कराओगे। तो द रजिस्ट्रेशन कैन बी एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन, यानी जब आप बना रहे हो तब भी कर सकते हैं ना, एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस, और जब आप चलिए आप आगे भी कभी भी बीच में करा सकते हो। अब प्रोसीजर क्या होगा वो पढ़ लेते हैं कि एक फर्म को रजिस्टर कराने का क्या प्रोसीजर, ठीक है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में फॉर्म्स होते हैं जो प्रेस्क्राइब किए किसने, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ने, आपको उसमें एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन के साथ आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, फर्म का नाम क्या है, किस लोकेशन पे खोली है, कौन कौन से और प्लेसेस है जहाँ पे फर्म अपना बिजनेस करती है, कौन कौन सी वो डेट्स है जब सारे पार्टनर ने ज्वाइन किया, नेम एंड एड्रेस पार्टनर्स के क्या है, एंड पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम तक हमारी पार्टनरशिप चलेगी। और ये जो एप्लीकेशन है इस पे सबके साइन होने चाहिए। अभी एप्लीकेशन जो आप दोगे इसके साथ कुछ रिक्वायर्ड फीस हो, अमाउंट ऑफ फीस हो जो आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को देनी पड़ेगी। एंड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को कोई दिक्कत नहीं है, वो सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा, अप्रूवल दे देगा। द रजिस्ट्रार विल आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, एक एंट्री कर देगा रजिस्टर में। एंड नाउ आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। इसका मतलब क्या है, आपके पास प्रूफ है कि यस योर फर्म इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो बहुत
ज़्यादा हो गया आज, बट दैट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना, मैं फिर से कहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।